बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज जो है एक व्यंग्य शैली में लिखा जो लेख है, इसमें उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। उन्होंने ये कहना चाहा है इसे लिखकर कि बिना कथ्य के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है, यानी एक स्वतंत्र रचना उन्होंने यहाँ लिखी है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, यानी उस पर वार करते हैं, सामंती वर्ग पर जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है उस पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी यहाँ आप इस कहानी में, लेख में आप ये देखेंगे कि एक जो आदमी है वो किस तरीके से बनावटी जीवन का आदी होता है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी यानी ऐसे मनुष्य संस्कृति को देखा जा सकता है कि ऐसे लोग जो केवल बनावटी जीवन जी रहे हैं और अपने सामंती वर्ग को महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस लेख में यही देखेंगे, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। चलिए देखते हैं। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी लेखक ने सेकंड क्लास का अपनी कहानी को लिखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने पर सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने पर संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करते देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे हों और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर के लिए गाड़ी की खिड़की की ओर बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब जनाब, आज खीरे का शौक फरमाएंगे ना? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किवला शौक फरमाइए, आप ही खाइए। मतलब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर से धोया और तौलिया पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों को सिर से काटा, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी।
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुटन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ के बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ गया था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने संतृष्ण भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गई। मुंह में भर आए पानी के घूंट को गले से उतार लिया। तब नवाब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन में खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब के खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व की गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी पेट की तृप्ति यानी पेट भर भी सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार के सब सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहने का तात्पर्य है, जब बिना खाए हम चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं, तो बिना लेख और पात्रों के क्या हम कहानी नहीं लिख सकते? तो उसी की सोच में ये कहानी लिख दी गई, लखनवी अंदाज, जिसमें ना ही कोई पात्र है, ना ही कोई कहानी है, ना ही कोई किसी चीज़ की घटना है। केवल एक छोटा सा और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अक्षरों को सजाया गया है। इस तरीके से आपका पाठ जो है समाप्त होता है। अब आपका केवल एक ही पाठ बचा है, क्योंकि कोरोना की वजह से केवल आपके 4 ही पाठ आपके आने हैं एग्ज़ाम में। चलिए।